आज का जो लेक्चर है वो इस चीज़ पे है कि हम फाइवर पर बाय रिक्वेस्ट कैसे सेंड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आपने अपनी फाइवर का डैशबोर्ड या फाइवर की प्रोफाइल लॉगिन करेंगे, स्विच टू सेलिंग कर लेना। उसके बाद आपने मोड पे जाना और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगी बाय रिक्वेस्ट, इस पर आपने क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो अगर आपकी प्रोफाइल बिगनर है, अभी आपने फर्स्ट टाइम गिग बनाई है, तो यहाँ पर आपके पास बाय रिक्वेस्ट जो है वो या तो वो 3-4 शो करेगा या वो शो नहीं कर रहा होगा, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। अगर वो बाय रिक्वेस्ट कोई भी शो नहीं कर रहा तो आप थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करेंगे, तकरीबन 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, तो आपको वो रिक्वेस्ट नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रहेंगी, उसके बाद फिर गायब हो जाएगी। तो इसलिए आपने इस चीज़ का एहतियात करनी है कि जब कभी भी बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो आपने पेज को 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद चेक करते रहना है। जैसे ही आपको बाय रिक्वेस्ट नजर आए तो आपने बाय रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब इस चीज़ पे आते हैं, बाय रिक्वेस्ट होती क्या है। बाय रिक्वेस्ट असल में बेस होता ही है कि जब कोई क्लाइंट आपको सर्च करता है फाइवर पे आके, लेकिन फाइवर पे उसको जब सर्च के बाद उसको लगता है कि यार यहाँ पर जो भी गिग्स मिल रही हैं या जो भी सर्विसेज मिल रही है वो मेरी जो मैंने चीज़ सर्च की है उसके मुताबिक नहीं है, ये उसको ऐसा लगता है। वो क्या करता है, वो बाय रिक्वेस्ट जनरेट करता है, यानी वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कि भाई ये मेरा काम है, इसमें ये काम अगर आप करते हैं, ये इसकी कैटेगरी है, ये इसकी स्किल रिक्वायर्ड है, तो अगर कोई बंदा इसको कर सकता है तो उस पर मुझे ऑफर सेंड कर दे। वो बाय रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे नजर आना शुरू होती है। जो भी वो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, अगर आपकी कैटेगरी उसकी कैटेगरी से मैच कर रही होगी तो आपको यहाँ पर बाय रिक्वेस्ट नजर आना शुरू होगी। लेट्स सपोज आपने गिग बनाई थी एक वर्डप्रेस की, और उसमें जो कैटेगरी होती है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक होती है। आपने प्रोग्रामिंग एंड टेक कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है और क्लाइंट ने भी एक बाय रिक्वेस्ट बनाई और उसकी भी कैटेगरी उसने प्रोग्रामिंग एंड टेक सिलेक्ट कर ली, तो अब आपको उसकी जो है बाय रिक्वेस्ट नजर आना शुरू होगी। अगर एक फर्ज करें किसी ने एक बाय रिक्वेस्ट क्रिएट की है जिसकी कैटेगरी ग्राफिक्स है, तो वो आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आपने ग्राफिक्स जो अपनी प्रोफाइल में ऐड ही नहीं किया हुआ, ना आपने कोई इसके रेलिवेंट कोई गिग, इस कैटेगरी के रेलिवेंट कोई गिग बनाई। तो इसके अंदर ये काम होगा, ठीक है। तो ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब आपके पास यहाँ पे ये कैटेगरीज नजर आ रही है। अब यहाँ पे मैंने जो गिग्स बनाई हुई है, एक वर्डप्रेस की कैटेगरी है, एक अदर कैटेगरी, एक वेबसाइट बिल्डर एंड सीएमएस कैटेगरी है, एक वेब प्रोग्रामिंग और एक ई कॉमर्स मैनेजमेंट कैटेगरी। इस कैटेगरी से रेलिवेंट जितनी भी क्लाइंट ने बाय रिक्वेस्ट क्रिएट की होंगी वो आपको यहाँ नजर आना शुरू होंगी। अब ये बाय रिक्वेस्ट जो है ये हर मुल्क में से नजर आ रही होती है और जो भी इस कैटेगरी में फॉल कर रही है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज, ये जिस डेट को ये जनरेट हुआ है, ये अगस्त 4 को, ये अभी अगर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको नजर आएगा ये बहुत पुरानी भी आ रही होंगी, बहुत पुरानी से बाद जो 1 वीक तक की तकरीबन शो कर रहा होगा। तो मैं लोड मोड करता जा रहा हूँ तो अभी तक अगस्त 4 की ये शो कर रहा है। आज की डेट भी अगस्त 4 है मेरे पास, और ये नीचे करते हैं तो ये आज ही की डेट की, ये देखें अगस्त 3 आ गई, अभी कल की आ गई। तो इस तरह ये बाय रिक्वेस्ट है वो आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपको ये एक लोगो नजर आएगा, ये नाम लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। ये मेरे पास नाम लिखा हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैंने फाइवलिटिक्स एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, हाउ टू रैंक योर गिग्स यूजिंग फाइवलिटिक्स एक्सटेंशन। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है, मेरे चैनल पे। तो इसके जरिए आपका ये यूजर नेम जो है ना, यानी जिस क्लाइंट ने ये बाय रिक्वेस्ट जनरेट किया उसका नाम और उसके लिए लिंक आ रहा होगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अलग से वीडियो देख लीजिएगा इसकी, मैं इस पे नहीं इसको बता रहा। बहरहाल ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और इसमें क्या यूजेज है, इसको कैसे रैंक किया जाता है, ये इसकी वीडियो कंप्लीट वहाँ पड़ी हुई, तो आप उसको देख लीजिए। फिर आते हैं जी रिक्वेस्ट पे। जो भी डिटेल्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसने यहाँ प्रोवाइड कर दी है। अब जैसे यहाँ पे वो कह रहा है आई हैव अ स्क्रिप्ट VPS 4 को, और इस तरह की कोई काम है इसने करवाना है किसी से, तो उसने यहाँ पे उसकी डिटेल्स दी हुई है। और यहाँ पर उसकी आ रही है कि ऑफर्स कितनी सेंड की, यानी कितने लोग इस रिक्वेस्ट पे ऑफर सेंड कर चुके हैं। अब ये ऑफर जो लोग सेंड करते हैं वो फ्रीलांसर है, जैसे आप फ्रीलांसर हो, इस तरह बाकी फ्रीलांसर्स भी हैं। उन्होंने इस ऑफर के ऊपर, सॉरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर जितनी ऑफर सेंड की है उसकी काउंट आ रही है। तो अब तक 9 फ्रीलांसर्स जो है वो ऑफर सेंड कर चुके हैं। अगर आप भी सेंड करेंगे तो ये 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ड्यूरेशन आ रही है क्लाइंट की तरफ से, ड्यूरेशन है, क्लाइंट ने कहा कि 7 दिन के अंदर काम, ये उसका एक कह लें कि एक आइडिया है कि 7 दिन के अंदर काम होना चाहिए, और इसका ये बजट है कि मेरा बजट इतना है और इतने दिन में ये काम हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है ये काम आप कर सकते हैं तो आप इसमें क्या सेंड करेंगे, ऑफर। ये सेंड ऑफर का बटन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर ऑफर सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये इस पर क्लिक किया हमने,
और यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि जी कौन सी गिग जो है वो आप उसको ऑफर करेंगे, क्योंकि आप ऑफर सेंड कर रहे हो उसको। अब क्लाइंट को क्योंकि मुश्किल पेश आ रही थी गिग सिलेक्ट करने में, तो उसने ये जनरेट कर दी और आपको नजर आ रही है। अब आप उसको बताएंगे कि भाई ये मेरी इस कैटेगरी में फॉल करती है, लेट्स सपोज, तो मैंने ये गिग सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे आप अपनी डिटेल लिखेंगे कि भाई मैं इस पर ये काम करूंगा और ये मेरी अमाउंट है, यानी मैं इतने पैसे की था। अब इसकी $28 है, तो आपने इसके राउंड अबाउट अमाउंट जो आपको लगता है कि मैं चार्ज करूंगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। इसके अलावा डिलीवरी टाइम आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे, वैसे उसने जो कहा हुआ है 7 डेज, अगर आपको लगता है आप 7 डेज में कर सकते हैं या इससे कम या इससे ज्यादा, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ रिवीजन आ जाएंगी कि नंबर ऑफ रिवीजन कितनी है, मतलब कितनी दफा आप, अगर क्लाइंट को कोई मसला आता है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर वो आपसे रिवाइज करवा सकता है काम को। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, ठीक है। ओके, आस्क फॉर गिग रिक्वायरमेंट्स, ये क्लाइंट से गिग की रिक्वायरमेंट पूछनी है नहीं पूछनी है, ये भी हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि जब गिग आप बनाते हो तो आप कुछ रिक्वायरमेंट क्लाइंट से लेते हो जब वो ऑर्डर स्टार्ट करते हैं। तो जब भी वो ऑर्डर स्टार्ट करेगा तो उससे रिक्वायरमेंट का लाजमी पूछे, अगर आप चाहते ना पूछे तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा ये कुछ अदर चीजें जैसे नंबर ऑफ पेजेस अगर आपने बढ़ाने हैं तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ जाएगी, इस तरह की चीजें आप यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट करके ऐड करते जाओगे, ठीक है। और इसके अलावा बाद में आप क्या कर दोगे, सबमिट ऑफर। तो ये है जी अब तक हमने ये अब तक जो हमने देखा है इसके अंदर ये पता चलेगा कि ये अब तक जो मैंने आपको बताया इसमें ये हमने देखा है कि ऑफर कैसे सेंड करते हैं। तो मसला ये है कि यहाँ पर ऑफर तो हम सेंड कर देंगे, लेकिन अब ये ऑफर कैसे जो है आप क्लाइंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं इस ऑफर में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि जो जिस पे आप ऑफर सेंड करने जा रहे हैं आपको उस काम की कितनी परसेंट अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्लाइंट के काम को 3 दफा, आपने क्लाइंट के काम को 3 दफा रीड करना है, ठीक है। 3 दफा रीड करने के बाद उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, अगर आपको लगता है आप ये काम कर सकते हैं देन आपने ये ऑफर सेंड करनी है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, एक दफा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमें काम आता है और फॉरन रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं। बाद में उनको ख्याल आता है कि इसमें ये फलानी रिक्वायरमेंट जो थी ये तो मुझे पता नहीं थी या मुझे आती नहीं है, और जब क्लाइंट आपसे रब्ता करता है फिर शर्मिंदगी का सामना होता है, इससे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेट्स सपोज अगर आपने ऑफर सेंड कर दी और क्लाइंट ने फॉरन ही एक्सेप्ट कर ली और आपको बाद में आया कि यार ये तो काम यहाँ पे मैं मतलब इस पॉइंट में मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं थी या ये चीज़ मुझे नहीं आती थी, और आप बाद में फंस जाते हैं ऑर्डर में, फिर आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ता है। तो उसका उस परेशानी से बचने के लिए आपको प्री हैंड क्या करना पड़ेगा, 3 दफा अपनी रिक्वेस्ट को रीड करना, अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग करनी अच्छी तरीके से। बाज़ वक़्त क्या होता है, अब जैसे आपने कोई काम देखा, अब उसके अंदर आपको 80% अंडरस्टैंडिंग होगी काम की, यानी आपने 3 दफा उसको रीड किया, आपको समझ लग गई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है, 3 दफा आपने पढ़ लिया, लेकिन उसमें 20% चीजें ऐसी थी जो आपको क्लियर नहीं है। तो या तो आप उसको क्या करें, सर्च कर लें, गूगल पे देख लें उसको, या यूट्यूब पे जाकर उसको देखें कि इसमें क्या चीजें हैं जो मिसिंग है, जो मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप वहां से अंडरस्टैंड कर लेते हो वेल एंड गुड। अगर आपको फिर भी वहां से समझ नहीं आती तो आप कोशिश करें कि क्लाइंट से उस चीज के बारे में क्वेश्चन जो है वो अपनी रिक्वेस्ट के अंदर, ऑफर के अंदर पूछ लें। ये जब मैं ऑफर लिखना मैं आपको बताऊंगा तो उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है आप क्लाइंट से वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज आपने देखनी है। एक चीज और आपने देखनी, कोशिश ये करें कि जिन पे ऑफर्स कम सेंड हुई, अब जैसे इसमें 9 ऑफर सेंड हो चुकी है, अगर आप भी ऑफर सेंड करेंगे तो क्लाइंट जाहिर बात है 10 ऑफर्स को रीड करेगा। 10 ऑफर्स के लिए रीड करना उसके लिए भी एक मसला है। तो कोशिश करें, अगर फर्ज करें जैसे यहाँ पे अगर ये 3-4 होती या मिनिमम 5 होती तो आप इस पे ऑफर सेंड करते तो आप उसमें चांसेस ज्यादा है कि क्लाइंट आपकी भी ऑफर को रीड करे। अब जैसे जैसे जिस तरह अब ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक किसी ने बायो रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है, इकर आयरोस 90 के नाम से ये प्रोफाइल का नाम है। इसने $2000 का ये प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, 30 डेज का ये काम है, 76 ऑफर इस पे सेंड हो चुकी हैं ऑलरेडी। अगर आप इस पे ऑफर सेंड करेंगे तो 77 हो जाएंगी। अब खुद सोचें कि क्लाइंट आपकी कितनी ऑफर्स पढ़ेगा और उसके बाद जाके आपकी बारी आएगी, तो कितनी देर बाद तो वो आपकी ऑफर को रीड करेगा ही। तो इस पे रिक्वेस्ट सेंड करना बेकार है, इस पे टाइम जाया करना बेवकूफ़ी। अब ये देखें यहाँ पे 306 ऑफर सेंड हो चुकी है आज के दिन। अब ये क्लाइंट जो है अब 306 रिक्वेस्ट को नहीं पढ़ेगा, ये क्या करेगा, ये सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ेगा और बाकियों को स्किप कर देगा, ठीक है। तो ऐसी रिक्वेस्ट सेंड करना, इसमें जो है वो आपको चांस बहुत ही कम है, ये तो ना होने के बराबर है। लेकिन इस पे चांस ज्यादा है, 9 वाली पे इस पे भी ज्यादा है, तो आप इस पे ऑफर सेंड करें, ठीक है।
या अगर आप देखें जिस पर इस तरह ये 12 है, इस पे आप सेंड कर सकते हैं, या इस पे देखें ये सिर्फ एक है, 1 है, ठीक है। तो इस पे अगर आप ऑफर सेंड करेंगे तो इस पे ज्यादा चांसेस आपको ऑर्डर मिले, क्योंकि सिर्फ एक ऑफर सेंड हुई है, दूसरी आपकी होगी अगर आप सेंड करते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि आपने उस पे ऑफर सेंड करनी है जिस पे ऑफर्स कम गई नहीं। अब आप अगर आप एक्सपीरियंस करेंगे ज्यादातर तो देखेंगे कि अगर फर्ज करें गोस्ट 4 है और दिन के टाइम अगर आप देखेंगे तो इस टाइम ज्यादातर लोग ऑफर सेंड कर रहे होते हैं। तो इसका बेस्ट टाइम क्या है, रात 12 बजे बैठे, ठीक है, और उस टाइम आप ऑफर सेंड करें। क्यों? क्योंकि उस टाइम ज्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं वो उनके अंदर जो टाइमिंग्स का डिफरेंस है वो यूरोपियन कंट्री से तकरीबन 10-12 घंटे का और बाज़ दफा तो 20 घंटे का भी फर्क पड़ जाता है। तो उसमें चांसेस ज्यादा है कि आपको प्रोजेक्ट मिल जाए। तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने रात के टाइम बैठना है, उस टाइम कम लोग ऑफर सेंड करते हैं और उस टाइम फ्रेशली जो भी बायर रिक्वेस्ट टाइम होगी आप देख रहे होंगे वहां पे सिर्फ 1-2 या 2-3 आ रहे होंगे, बाज बाज 0 आ रहा होगा। तो आप उस पर ऑफर सेंड करेंगे तो उस पर आप देखेंगे आपको फॉरन क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा और उस पर ऑर्डर आने के चांसेस भी ज्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक बेस्ट टाइम है, आप रात को जो है वो बिडिंग किया करें, ठीक है। इसको हम बिडिंग भी कह सकते हैं, ऑफर सेंड करते हैं। तो ये चीज होगी। सेकंड डेट, ये डेट बड़ी मैटर करती है। ऑब्वियसली जितनी पुरानी डेट होगी उतनी ज्यादा ऑफर सेंड हुई होगी। अगर मैं नीचे जाता हूँ तो ये 3rd को देखें, 3rd अगस्त को ये थी, ये पुरानी है, एक दिन पुरानी हो चुकी है। ये भी 3rd अगस्त था, तो इस पे देखिए 19 है, इस पे 15 है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरी इस डेट को यानी आज की जो करंट डेट है वो अगस्त 4 है, तो इस करंट डेट को इतनी ज्यादा ऑफर जो आई हुई है वो मेरे मुताबिक या मेरी कैटेगरी के मुताबिक नहीं है, तो आप पीछे जाकर भी कर सकते हैं। लेकिन बेटर ये है, अब जैसे ये गेट अ सोर्स फॉर्म एन एक्स 4 इंडिकेटर, ये इसने एक रिक्वेस्ट जनरेट की है, तो इसने क्या कहा है कि ये 3 दिन जो है 3 ऑफर जो है वो सेंड हुई है। अगर आपको ये काम आता है तो इस पे आप ऑफर सेंड करें, इसमें आपको जो है वो चांसेस ज्यादा मिलेंगे। अब बात करते हैं कि जी ऑफर कैसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं आप। तो आपने जब सेंड ऑफर करनी तो सबसे पहले जो आपको लगता है कि इस काम से रेलिवेंट जो गिग है वो आपने सेलेक्ट करनी, जो मोस्ट सूटेबल गिग होगी वो आपने सेलेक्ट करनी, इररेलेवेंट गिग आपने सेलेक्ट नहीं करनी, ठीक है। उससे क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो देखेगा कि यार इसने तो जो गिग सेलेक्ट की है वो कुछ और है और मेरा काम कुछ और है, तो इससे वो आपकी ऑफर को स्किप कर दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखना है कि क्या मेरी जो ऑफर है वो, सॉरी, जो ये बायर रिक्वेस्ट है, क्या मेरी इस गिग जो है वो इससे सूटेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो आपने इसको उस पे नहीं करना, आपने वो नहीं सिलेक्ट करनी जो उसके साथ मैच कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पे एक ये ऑफर सेंड करता हूँ वर्डप्रेस डेवलपर के, ऑल्दो इस पे 306 ऑफर सेंड हो चुकी हैं, but I will still select this because I want to tell you how to write a professional offer and professional cover letter for this buyer request. अब ये नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर शुड हैव एक्सपीरियंस विद एलिमेंटर प्रो, डब्ल्यूपी बेकरी, आस्ट्रा प्रो। अब ये कह रहा है वर्डप्रेस डेवलपर है उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस एलिमेंटर प्रो चाहिए, वर्डप्रेस बेकरी का प्लगइन है, आस्ट्रा प्लगइन है, इस तरह ये चाहिए। तो मैं इस पे ऑफर सेंड करता हूँ। इस पे सेंड करनी नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मेरे पास गिग जो है वो इससे रेलिवेंट है, इससे रेलिवेंट नहीं थी, तो मैं जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। सेंड ऑफर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक गोल गिग सेलेक्ट करूंगा, जैसे आई विल डेवलप अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट, तो ये गिग जो है मेरी उससे मैच कर रही है। तो सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक चीज। नंबर 2, यहाँ पे आप बजट देखिए क्या है, इसका बजट है $500 और इसने कहा है मुझे 24 घंटों में काम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक बंदा जो $500 ऑफर कर रहा है और एक दिन कह रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इतने सारे पैसे और इतनी थोड़े टाइम में काम, तो ये पॉसिबल नहीं है। जाहिर बात है इसकी रिक्वायरमेंट या इसकी डिटेल ज्यादा होंगी, तो आप इसको जो है वो उसके हिसाब से आप इसको बिड करेंगे। अगर तो इसका काम थोड़ा, तो ये इसने पैसे ज्यादा किए हैं, और अगर इसका काम ज्यादा है तो इसने यहाँ पे डिटेल थोड़ी दी हुई है। तो ये कॉमन चीजें होती हैं जो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़कर उसकी टाइम जो उसने कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि मुझे 24 घंटों में काम चाहिए, और उसने जो बजट दिया हुआ है उसको देख कर आप अंदाजा लगा सकते हो कि या तो ये क्लाइंट न्यू है, इसको आइडिया नहीं है, या फिर इसने जो डिटेल्स है उसने पूरी नहीं दी, या फिर इसने जो है ना बजट गलती से ज्यादा लिख दिया। तो ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है जो आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट इस रिक्वायर्स को पढ़ के जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक और आप चीज कर सकते हैं कि ये अगर आप 5 एक्सटेंशन कर लेंगे, मैंने आपको पहले कहा कि आप मेरी जो सेकंड वीडियो है, जो सॉरी 5 एक्सटेंशन की वीडियो, वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पे इसको इंस्टॉल करें और इसकी प्रोफाइल को आप जो है ना एक दफा गो थ्रू कर दें। मैं इसकी प्रोफाइल को ओपन करता हूँ। अब इसकी प्रोफाइल खोलने का मकसद क्या है, हमने ये देखना है कि यार ये जो बंदा जिसके साथ हम ऑफर हम सेंड करने जा रहे हैं, इसकी प्रोफाइल देखेंगे ये किस कंट्री से है, ठीक है। अब ये पाकिस्तान से है और ये इसका रिस्पॉन्स टाइम इतना है,
और ये ऑलरेडी इसकी अपनी गिग्स है, यानी ये खुद भी फ्रीलांसर है, ठीक है, और इसके पास सिर्फ एक रिव्यू है। तो इसकी प्रोफाइल देखने का मकसद क्या है? इसकी प्रोफाइल देखने का मकसद ये है कि ताकि हम अंदाजा हो कि यार ये बंदा जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बारे में लोगों ने कैसे रिव्यूज दिए हुए हैं, कोई बैड रिमार्क्स तो नहीं दिए हुए इसके बारे में। अगर आपको लगता है ये बंदे के बारे में लोगों के रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो आप जो है इसको ऑफर सेंड करने से जो है वो गुरेज करें। क्यों? क्योंकि ये आपके साथ भी जो है कल को मसला क्रिएट करेगा। तो इसलिए प्रोफाइल देखना जरूरी होता है। और दूसरा ये कि आप पिक्चर से भी अंदाजा लगा लेते हो, ये इंसान की नेचर है, वो एक इंसान को देख कर भी थोड़ा सा आइडिया लगाता है यार ये बंदा या इसकी पर्सनैलिटी से क्या जो है वो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो कुछ ना कुछ वो अंदाजा से भी जो है ना अपने कुछ चीज़ों को देख लेता है। और डिस्क्रिप्शन से भी आपको यहाँ पता चल जाएगा, लैंग्वेज पता लग जाएगी। इसके अलावा ये, लेकिन ये खुद फ्रीलांसर है, मैं किसी और की प्रोफाइल का होता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फन बी की प्रोफाइल ओपन करता हूँ। इसको क्या चाहिए? आई एम लुकिंग टू समवन फॉर असिस्टिंग द रनिंग ऑफ माई वेबसाइट। ये इसकी वेबसाइट है, वो कह रहा है मेरी वेबसाइट चलाने में कुछ चाहिए। और फर्ज करें आपने इसको सेंड करना है, तो ये देखिए ये आयरलैंड से, और इसने ज्वाइन कब किया? अगस्त 2021। अब आज अगस्त 4 2021 है, इसका मतलब है ये नया बंदा है, ये नया जो है ना फाइवर पे आया है, और ये बायर है, ठीक है, ये फ्रीलांसर नहीं है, ये बायर। अगर फ्रीलांसर होता तो यहाँ गिग्स भी आ रही थी। तो ऐसी गिग कोई भी नहीं है, और ये आयरलैंड से, और ये नया बंदा है। ऐसा क्लाइंट जो नया हो उसके साथ काम करने का ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं होता कि प्लेटफॉर्म कैसे यूज करना है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से गाइड करते हैं और उसको जो है वो एक इस तरह से लेके चलते हैं कि उसको कोई मुश्किल ना पेश है, क्योंकि ज्यादातर क्लाइंट्स को ना प्लेटफॉर्म यूज करने में बड़ा मसला आ रहा होता है, ठीक है। तो उसको जब आप गाइड करके और उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उसके साथ राइट वे में अगर आप चलते हैं, तो ये आपके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसको आप अवेल करें लास्ट में। ऐसा क्लाइंट जो है ना वो आपके साथ लॉन्ग टर्म भी चलता है। क्योंकि वो दोबारा जब आता है वो कहता है यार मुझे पहला बंदा मिला और इसने बड़े अच्छे तरीके से मुझे गाइड किया, और ये बंदा जो है ना मैं इस पे दोबारा जो है ना से काम करूंगा। अब अक्सर लोग यहाँ एक गलती ये भी करते हैं कि एक नया बंदा अगर उनको पता लग जाए ना कि क्लाइंट नया है, तो उसको अच्छा खासा लूटने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। उससे क्या होगा कि क्लाइंट जो है ना दोबारा अगर किसी और को सर्च करता है और वो किसी को बताता है कि मैंने इतने पे किया था और मेरे इतना दिन थे और ये काम था, वो उसको बताता है यार आपने तो बहुत ज्यादा पे कर दिया, अगर आप मेरे पास आते तो मैं तो इतने में काम करता, या मार्केट का रेट तो इतना है। वो दोबारा कभी भी आपके पास नहीं आएगा, और उल्टा बल्कि दूसरे लोगों को भी मना करेगा कि यार इसके पास काम ना करवाना, ये बंदा बहुत जो है ना फ्रॉड करता है या इस तरह। बार वो आपके बारे में बैड रिमार्क्स देगा, बेशक आपने उसका अच्छा काम किया होगा, लेकिन वो दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगा। तो कोशिश करें इसको मार्केट के बजट के मुताबिक ही रेट दें, ताकि अगर वो मार्केट में कल को जाता भी है, उसको पता चलता भी है, जाहिर बात है उसको एक ना एक दिन तो पता चलना है कि इस काम का रेट क्या है या मार्केट में क्या इसकी जो है वो वर्थ है। तो जब उसको पता चलेगा, तो उसको जब ये पता चलेगा कि यार मुझे इस बंदे ने बिल्कुल एग्जैक्ट रेट दिया मार्केट वाला, या मार्केट से थोड़ा मुझे डिस्काउंट रेट में दिया काम, और उसने मुझे हेल्प की, तो वो और खुश होगा और वो आप ही के पास आएगा दोबारा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं क्लाइंट रिलेशनशिप। क्लाइंट रिलेशनशिप लाजमी क्रिएट करनी है, और वो इसी तरह ही है कि अगर आप अच्छे तरीके से उसको अच्छी ऑफर सेंड करें और अच्छी जो है उसके जो है वो टाइम के अंदर देखा क्वालिटी में। दूसरा ये कि इसकी जब आप प्रोफाइल देख लेंगे, बाज की क्लाइंट्स की प्रोफाइल पे रिव्यूज भी होते हैं। मैं कुछ प्रोफाइल सर्च करता हूँ, लाइक इसकी प्रोफाइल देखता हूँ, इस पे रिव्यूज हुए। हाँ ये देखिए, ये रिव्यूज हैं एज ए सेलर, और ये रिव्यूज हैं एज बायर। ये देखिए रिव्यूज एज बायर, यानी इसने काम करवाया लोगों से, तो इसके बारे में लोगों ने, फ्रीलांसर्स ने क्या कमेंट किया। अब लोग कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस। तो आप इसके सारे रिव्यूज को एक दफा गो थ्रू करें। बाजों के हजार में होते हैं, खैर हजार रिव्यूज नहीं आपने पढ़ने, लेकिन एक दफा आप गो थ्रू करें कि यार ज्यादातर लोगों ने इसको क्या रिव्यू दिया। तो ज्यादातर देखें लोगों ने इसको 5 स्टार ही दिया, तो इसका मतलब ये क्लाइंट जो है वो बेहतर है, इसके साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्लाइंट है, तो इसके साथ आप काम करेंगे तो आपको फायदे में रहेंगे आप, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में रिव्यूज अच्छे हैं। खैर बैक टू दिस रिक्वेस्ट, मैं इस पे जो ऑफर सेंड करूंगा इस पे सिलेक्ट किया। अब आते हैं इस चीज पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए आपको मैं एक वीडियो जो है वो एक दूंगा, वो भी आपने देखनी है, लेकिन अभी मैं इसमें भी आपको बताता हूँ कि आपने ऑफर कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करने का एक और बेनिफिट ये है कि आपको पता चलेगा कि क्लाइंट का नाम क्या है। तो क्लाइंट का नाम जो है ना वो आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। क्लाइंट का नाम आपने कॉपी कर लेना है, और इसको आपने क्या करना है, ऑफर में जाना है, यहाँ पे आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाना और यहाँ पे लिखना है
हाय और ये उसका नाम, ठीक है। अब 555 लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो बुरा लगेगा। 555 ना लिखें, बस एक्जीमी लिखने तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। हाय एक्जीमी या हेलो एक्जीमी, इस तरह करके आपने उसको जो है वो मुखातिब करना है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का बहुत ख्याल करना है। इसके लिए एक ग्रामरली एक्सटेंशन है, ये भी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, हाउ टू यूज ग्रामरली एक्सटेंशन, ठीक है, और हाउ टू इंस्टॉल, ये सारा इसके बारे में मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने इसको लाजमी करना है, ताकि आपकी जो भी आप ऑफर सेंड कर रहे हैं उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, ठीक है। ये हाई जो है इसको कैपिटल लिखिए। इसमें आपने जो अपनी कम्युनिकेशन है उसमें कोई किसी किस्म का पंक्चुएशन का, कैपिटल का या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। ये एक बुरा इम्पैक्ट जाता है अगर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करके ऑफर सेंड कर रहे हो, क्योंकि बाज दफा ना क्लाइंट चाह रहा होता है कि मुझे एक ऐसा बंदा मिले जिसकी कम्युनिकेशन बिल्कुल जो है ना वो एक्यूरेट हो। तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, ऑफर सेंड करते हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं बेशुमार, उसमें पंक्चुएशन मिस्टेक्स होती हैं, जिससे क्लाइंट को फौरन समझ लगती है ये बंदा अनप्रोफेशनल है, और वो आपकी जो है ऑफर को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये चीज का आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ख्याल रखना। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हाय एक्जीनी, ठीक है। उसके बाद इसने कहा हुआ नीड अ वर्डप्रेस डेवलपर शुड हैव एक्सपीरियंस विद एलिमेंटर प्रो डब्ल्यूपी बेकरी आशा प्रो। यहाँ पर कुछ चीजें बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, बल्कि मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ कि आपके पास अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले आपने स्टार्ट कैसे लेना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ टेम्पलेट्स आपको दिखाता हूँ कि ऑफर सेंड करने के लिए या बिडिंग करने के लिए क्या चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको मैं स्क्रीन पे दिखाने लगा हूँ, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने ना बिगनिंग ऑफ बिट जो है ना वो हाय हेलो सर या नेम, नाम अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड। सबसे अच्छा तो आप ये कि हाय नेम, ठीक है, जो भी नेम हो उससे आप स्टार्ट करें। अगर नाम का आपको नहीं पता चला तो आप हेलो सर, ठीक है, या हेलो मैडम या हाय मैडम, जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है आप करें। ये आपने स्टार्ट ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने उसको जो है ना क्लाइंट के प्रोजेक्ट को पहले रिफ्रेश करना है अपने वर्ड में, कॉपी पेस्ट नहीं करना। मतलब क्लाइंट की जो भी रिक्वायरमेंट्स ने लिखी है ना, आपने उसी रिक्वायरमेंट को अपने लफ्जों के अंदर एक दो बार लिखना है, ठीक है। फिर आपने अपने बारे में बताना थोड़ी सी, वेल आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट एंड कैन डू दिस वर्क फॉर यू विद ऑल रिक्वायरमेंट्स यू हैव टू आस्क। अच्छा, एक चीज और, यहाँ प्लेजरिज्म नहीं करनी। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनको बताओ ना यार ये काम आपने ऐसे करना, वो उसी तरह हर बिट पे वो एक ही तरह की चीजें छापते जाते हैं, प्लेजरिज्म करते रहते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर फ्रीलांसर करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ही क्लाइंट ने 2 या 3 बाय रिक्वेस्ट बनाई होती है, आप एक पे ऑफर सेंड करते हो, जब दोबारा दूसरी पे या तीसरी पे ऑफर सेंड करते हो और वही क्लाइंट होता है, तो उससे क्या होता है कि क्लाइंट जो है ना वो आपको सम पकड़ लेता है, वो कहता है ये बंदा तो स्पैमिंग कर रहा है, यानी एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहा है हर जगह पे। वो क्या करता है, आपको फाइवर पे रिपोर्ट कर देता है, और इन रिजल्ट क्या होता है, आपकी प्रोफाइल ब्लॉक हो जाती है। तो ये गलती नहीं करनी। अगर वो ब्लॉक नहीं भी करता तब भी ये काम नहीं करना, इसका मतलब है आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। तो अपनी ऑफर के अंदर ऐसी क्रिएटिविटी डालनी है कि हर दफा अगर आप लिखें तो आपको पता हो, आपके पास वर्ड्स की इतनी वोकैबुलरी हो, ठीक है, कि आप जो भी बात लिखें तो हर दफा नई तरीके से उसको जो है ना क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करें, चाहे नया क्लाइंट है चाहे पुराना क्लाइंट, ठीक है। एक ही तरह की चीजें बार बार रिपीट करते जाएंगे तो ये अच्छी चीज नहीं है, और ये कल को आपकी प्रोफाइल को भी इफेक्ट कर सकती है। खैर, well I have been interested in your project and can do this work for you with all the requirements you have asked for। ये इतनी लंबी बात लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कंसाइज करके अपनी वर्डिंग में इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का ख्याल रखना कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और पंक्चुएशन की मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो ये इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी लिखना चाह रहे तो ये लिख सकते हैं, लेकिन हर बंदा अगर यही चीज लिखना शुरू कर दे, जितने भी लोग मुझे देखेंगे और ये चीज लिखेंगे, तो वो सबकी रिक्वेस्ट एक जैसी होगी, क्लाइंट समझ जाएगा यार ये सारे लोग एक जैसे ही हैं और ये स्पैमिंग कर रहे हैं, स्पैमिंग में चला जाएगा। तो प्लेजरिज्म नहीं करनी, अपनी यूनिक वर्डिंग्स कोशिश करें ऐड करने की जो उससे मिलती जुलती हो, लेकिन हर प्रोजेक्ट के लिए वर्डिंग चेंज भी हो सकती है। आई एम ए प्रोफेशनल वेब डेवलपर विद मोर देन 3 इयर्स। अच्छा, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताना है, ठीक है। आई विल वर्क फॉर दैट प्रोजेक्ट एट वेरी लो कॉस्ट। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है आप उसके काम से कम पैसों में कर सकते हो तो ये बात आप लिखें। अगर आपको लगता नहीं उसके पैसे तो इतने नहीं है कि जितने इस काम के लिए चाहिए, तो फिर आप ये बात नहीं लिखेंगे, फिर इसके लिए बरक्स कोई और बात लिखेंगे कि आपने जो कॉस्ट यहाँ मेंशन की है वो इस कॉस्ट में तो ये नहीं काम हो सकता, वो हम इनबॉक्स के अंदर निगोशिएट कर सकते हैं। तो आप इस तरह की बात उसको लिख दें। यहाँ पे अगर आप उसको कहेंगे नहीं मुझे पैसे ज्यादा चाहिए, तो हो सकता है वो आपकी ऑफर को रिजेक्ट करके कहीं और ही चले, वो कहेगा यार ये तो पहले हाथ ही पैसे ज्यादा मांग रहे हैं ऑफर पे, तो आपके साथ वो इनबॉक्स में आएगा नहीं।
तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उसको ये कह देंगे कॉस्ट की मैं आपके साथ इनबॉक्स में निगोशिएट कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस जो है वो इस काम के लिए इतनी नहीं है जितनी आपने मेंशन की है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि क्लाइंट जो है ना वो घबराएगा भी नहीं और आपसे इनबॉक्स में आके बात कर लेगा। अगर आप जहाँ इंटरेक्ट कह देंगे नहीं जी इसकी पैसे ज्यादा है और इस तरह से, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगी, वो आपकी इनबॉक्स में आएगा नहीं, वो आपसे बात ही नहीं करेगा। तो बाज का ऐसा होता है कि बाज दफा बंदे ना बात करने से कन्विंस हो जाती है, तो इस वजह से आपने उसको इस तरीके से लेके चलना है। फिर आगे चलते हैं, यू विल गेट अमेजिंग। फिर यहाँ पे आपने उसको ये बताना है कि मुझे ये जो काम आपने मुझसे करवाना है इसमें क्या क्या सर्विस मैं दूंगा, ठीक है, वो आपने डिस्कस करना है। और वो इस तरह से डिस्कस करना है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो शो कर रहा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने पोर्टफोलियो, सॉरी स्किल्स, स्किल्स आपने लाजमी मेंशन करनी जो कि उसके काम के लिए रिक्वायर्ड है। एक तो एक्सपीरियंस, एक स्किल्स, ये दो चीजें आपने लाजमी मेंशन करनी जो उसके काम के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब यहाँ आप लोग क्या गलती करते हैं, जो नए फ्रीलांसर होते हैं वो यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि आई हैव डन बीसीएस एंड आई एम लुकिंग फॉर जॉब, इस तरह की बात लिख देते हैं, या इस तरह लिख देते हैं कि मेरा तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। ये बिल्कुल गलत है। क्लाइंट हमेशा प्रोफेशनल बंदा चाह रहा होता है। आप उसकी बजाय क्या लिखें कि आप कहेंगे मैंने कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस लिया, वो अब आप कहेंगे ये झूठ है, ये झूठ नहीं है, कैसे किस तरह? ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये 2-3 साल बाद खपने के बाद एक्सपीरियंस करने के बाद आपको ये इस तरह की जो है ना कवर लेटर या ऑफर लिखने का आपको पता चलता है कि इस तरह लिखना चाहिए। तो वो चीज जो आप 3 साल बाद जाके सीखना था आपने, वो आज आप सीख रहे हैं, तो इसलिए ये बात सच है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। बेशक आपने इसको एक दिन में सीखा, लेकिन ये चीजें कई सालों के एक्सपीरियंस की बात आती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये बात सच्ची है। तो ये चीज लिखें आप, या आप ये लिखेंगे आई हैव कपल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप साल की अदद नहीं लिखना चाह रहे तो कपल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिख लें। बहरहाल यहाँ पे एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत जरूर मेंशन करना। अच्छा, इन चीजों पे ज्यादा लाइनें स्पेंड नहीं करनी, मतलब ये नहीं करना हाय हाय और यू आई होप यू विल बी फाइन, इतने लंबे लंबे ये सेंटेंस नहीं लिखने, क्लाइंट को जो है ना वो इरिटेशन होगी। बस आपने टू द पॉइंट रहना है, बस इतना लिखें। हाय मैं कहता हूँ हाय अजीत, नाम अगर फर्ज करें, हाय अजीत, आई होप यू विल बी फाइन, आई हैव read your requirement and I find myself suitable for this job. I have 3+ years of experience in WordPress, Shopify, Magento, etc. लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने अपने तौर पे लिखा है। आपकी जो स्किल है आपने उसमें लिख देना, बस इतनी बार लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इसको आप अपनी वर्डिंग में हर दफा चेंज कर करके यूनिक बना बना के उसको लिख देना। अपने पास 5-6 जो है ना वो टेम्पलेट्स बना के अपने तौर पे रख लें, ताकि मैं हर दफा अगर यूज करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट को कॉपी करके यूज करूँ। और कोशिश करें कि हमेशा जो है ना अपनी जेन से क्रिएटिविटी जो है ना वो ऐड करने की कोशिश करें। लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस के साथ होंगी। एक दफा आप रिक्वेस्ट लिखेंगे, दूसरी दफा लिखेंगे, 10 दफा लिखेंगे, 15 दफा लिखेंगे, तो ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होंगी। और आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतनी ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होगी, उतनी ज्यादा आपकी राइटिंग स्किल भी स्ट्रांग होती है। ये सारी चीज प्रैक्टिस है। ये करने के स्किल्स लाजमी मेंशन करनी है, स्किल्स और एक्सपीरियंस ये लाजमी मेंशन करना है। बेशक इसको एक लाइन में एक्सप्लेन करें, लेकिन करना जरूर है। ये जितनी यहाँ 4 लाइनें लिखी हैं, ये 4 लाइनें नहीं लिखनी, इसको आपने 1-2 लाइनों के अंदर कवर करना है, ये जितनी बातें यहाँ डिस्कस की। उसके बाद आते हैं जो मेन चीज है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है, ठीक है। वो क्या है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो स्टैंड्स फॉर जो आपका सैंपल वर्क है, जो आपने प्रीवियस वर्क किया हुआ है किसी और क्लाइंट के लिए या किसी और कंपनी में जो भी आपने काम किया, तो जो कि इसके वर्क से रेलिवेंट है। फर्ज करें इसने वर्डप्रेस का काम कराया, तो यहाँ पे आप जितने भी प्रोजेक्ट शो करेंगे वो कौन से वाले प्रोजेक्ट शो करेंगे जो कि वर्डप्रेस के रेलिवेंट या जो उसके काम से रिलेटेड होंगे। अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है तो आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का पोर्टफोलियो शो करेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने अपना अगर तो उसके काम से बिल्कुल सिमिलर कोई काम है, जैसे उसने कोई कहा कि मुझे क्रिकेट की वेबसाइट चाहिए, तो आप उस अगर आपने पहले से क्रिकेट की वेबसाइट बनाई है तो आप क्या करें, यहाँ पे अच्छा मौका आप यहाँ क्रिकेट की वेबसाइट का लिंक दें। क्यों? क्योंकि क्लाइंट जब देखिए यार इसने क्रिकेट की वेबसाइट बनाई हुई है और इसने ऑलरेडी इस तरह की वेबसाइट पे काम किया हुआ है, वो आपको प्रेफर करेगा। तो कोशिश करें कि अगर तो इस तरह का काम जो कि उसको चाहिए अगर आपने पहले से किया हो तो सबसे पहले पोर्टफोलियो में वो वाला काम शो करें, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि आपका काम जो है वो बिल्कुल एक बिगिनर वाला है, बिल्कुल एक चाइल्डिश काम, और वो आप यहाँ शो कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल नहीं है, वो काम आपने बिल्कुल यहाँ शो नहीं करना। आपने क्लाइंट को यही, जब आपने यहाँ लिखा कि मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ और मुझे ये स्किल्स आती हैं और मैं एक इतना प्रोफेशनल बंदा हूँ, तो अपना काम ही प्रोफेशनल शो करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, सारी बिड ऑफर सही होती है लेकिन अपने जो पोर्टफोलियो सैंपल वर्क शो करते हैं वो इतना चाइल्डिश है, इतना बिगिनर होता है ना कि क्लाइंट को अंदाजा हो जाता है यार इसको तो ये इसको काम दिया तो ये तो मेरा काम जो है वो
बिल्कुल अनप्रोफेशनल सा करेगा, क्योंकि इसने जितने मुझे सैंपल दिखाए हैं वो अच्छे नहीं है। तो कोशिश ये करनी है कि जो आपका बेस्ट सैंपल है, जो बेस्ट वर्क है, जो हाईली प्रोफेशनल, वो यहाँ पे आप शो करें। बाज दफा ऐसा भी होता है कि आपके पास काम की स्किल होती है, आप काम कर सकते हैं, लेकिन उससे रेलिवेंट आपके पास पोर्टफोलियो नहीं होता। ऐसा भी केस होता है, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि अगर हमारे पास ऐसी कोई स्किल नहीं है तो वहां हम क्या करें। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप क्या करें कि किसी दोस्त से या किसी ऐसे बंदे से या गूगल से ऐसा काम देखें जो कि उसके काम से रेलिवेंट हो, तो आप यहाँ मेंशन कर दें, लेकिन उसको इस तरीके से करना है कि उसको बाद में आप जो है वेरीफाई भी कर सकें। अगर वो क्लाइंट आपको कह दे कि मुझे हूबहू इसी तरह का ही काम चाहिए जो आपने लिंक में दिया है, तो आप वो कर भी सकते हो। ये ना हो कि आप बस लिंक दे दें और बाद में क्लाइंट कहे कि यार ये करो, तो आप कहेंगे वो हो ये तो मैंने वैसे ही दे दिया था सिर्फ क्लाइंट को ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन ये तो काम मैं कर ही नहीं सकता। तो इस तरह का पोर्टफोलियो भी नहीं देना। बाज लोग ऐसी गलती भी करते हैं, कहीं से उठा के लिंक दे देते हैं कि चलो जी प्रोजेक्ट तो मिले। जब वो प्रोजेक्ट मिलता है, क्लाइंट कहता है मुझे यही काम चाहिए, बाद में वो कहते हैं कि जी ये तो मैं कर ही नहीं सकता। तो ये गलती भी नहीं करनी, ठीक है। ये इमेच्योर बिहेवियर है, अनप्रोफेशनल बिहेवियर, तो ये गलती भी नहीं करनी इसकी। अच्छा, पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है? ये इसलिए भी जरूरी है कि फर्ज करें आप किसी शॉप पे जाते हैं, आपने कोई चीज परचेज करनी है, लेट्स सपोज फर्नीचर परचेज करना है, तो आप यूं नहीं कहते यार मुझे एक सोफा चाहिए, मुझे एक बेड चाहिए, ठीक है, बेड सेट चाहिए, सोफा सेट चाहिए। आप पहले क्या करते हो, वहां जाके सैंपल देखते हो, वहां उसकी क्वालिटी देखते हो, उसको अच्छी तरीके से देखते हो, ये चीज अच्छी है, कंफर्टेबल है, इसकी हर तरह से सैंपल को जब आप अच्छे तरीके से देख लेते हो, फिर आप उसको कहते हो यार मैंने ये ऑर्डर करना है। अगर आपको वो सैंपल पसंद नहीं आता, फिर आप जो है उसको स्किप कर देते हो। तो ये कॉमन जो है वो एक बिहेवियर है ह्यूमन का, वो कभी भी सैंपल लिए देखे बगैर कभी भी कोई चीज परचेज नहीं करता। इवन कि अगर आपने कोई क्लॉथ बाय करना है, कोई शर्ट बाय करनी है, तो उसके भी आप सैंपल पहले देखते हो, ठीक है। तो उसके डमी पे जो भी सैंपल होते हैं आप वो देखते हो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि ये चीज मैंने लेनी है या नहीं लेनी। तो यहाँ पे कोशिश करनी है कि ये पोर्टफोलियो जो वो आपने अच्छा जो है वो यहाँ पे देना, और लिंक्स के फॉर्म में देना है। और यहाँ पे मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 या 6 तक आपने देना है। इस 3 से कम से कम पोर्टफोलियो ना हो। अगर फर्ज करें उसके काम से रेलिवेंट बिल्कुल कोई पोर्टफोलियो नहीं है, जैसे वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस के जो भी उसने काम किया, मुझे क्रिकेट की वेबसाइट चाहिए, तो क्रिकेट की वेबसाइट जैसा कोई पोर्टफोलियो नहीं, तो आप बेशक वर्डप्रेस की कोई और वेबसाइट के लिंक दें, पर दें जरूर, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो कि आपको काम आता है वर्डप्रेस, ठीक है। ये चीज। अच्छा, अगर फर्ज करें कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में बंदा है या कोई कंटेंट राइटर है, वो कैसे अपना पोर्टफोलियो देगा, ठीक है। तो उसके लिए भी एक हल मौजूद है। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है imgur.com। तो सबसे पहले आपने imgur लिखना है। imgur लिखेंगे तो यहाँ आएगा अपलोड इमेजेस। तो अपलोड इमेजेस में क्या करना है कि आपके पास कोई भी ग्राफिक डिजाइन है, कोई इमेज पड़ी हुई है आपके पास, या आपके पास कोई भी कंटेंट राइटिंग की कोई वर्ड की डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई, तो आपने उसका ना एक तो इमेज लेकर ना यहाँ अपलोड कर देना। जब वो आप इमेज अपलोड करेंगे, फर्ज करें जैसे मैं यहाँ पे कोई आर्टिकल है, जैसे यही आर्टिकल ले लें फर्ज करें, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी ना स्निपिंग टूल्स है ना, स्निपिंग टूल्स है, इसका क्या कर लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ क्लाइंट को अपना कंटेंट दिखाना, ये कंटेंट राइटिंग है फर्ज करें, तो मैं इसकी ये स्निपिंग करके इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये डेस्कटॉप, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ आऊंगा और ये चूज फोटो चूज करता हूँ। अब मेरी डेस्कटॉप पे जो इमेज पड़ी थी वो ये है, मैं इसको यहाँ क्लिक कर लूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये जो है ये देखिए इमेज आ गई। अब इसका ये कॉपी लिंक करूंगा, मैंने लिंक कॉपी कर ली। अब ये लिंक जो है ना, मैं यहाँ पे देखिए पेस्ट करता हूँ, ये लिंक ओपन करूंगा, ये देखिए ये क्या शो करेगा, ये वही इमेज जो मैंने अपलोड की थी वो इस लिंक के जरिए मुझे यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप क्लाइंट को ये अपना काम दिखाना चाह रहे हैं, तो ये लिंक आप उसके पास शेयर कर दें अपने पोर्टफोलियो में। यहाँ पे बस ये जो लिंक है ये वो देख सकता है कि ये जो लिंक है ये इस पे इसका काम नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक आसान तरीका, अगर आपके पास कोई भी ग्राफिक डिजाइन की इमेज बनी हुई है, लोगो बना हुआ है कोई, या अगर आपके पास कोई इस तरह की कोई कंटेंट राइटिंग का काम है, कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम है या प्रेजेंटेशन है कोई, क्योंकि यहाँ पर कोई फाइल अपलोड करने का यहाँ पे कोई जो है ना सिनेरियो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप लिंक्स लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे IMDOR के लिंक्स दिए हैं। बाज दफा किसी के पास वेबसाइट बनी होती है लेकिन वो अपने कंप्यूटर में होती है, लाइव नहीं होती, तो उसका भी तरीकेकार ये कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें स्निपिंग टूल के जरिए और उसको इस तरह के लिंक्स बना के यहाँ पे लगा दें। क्लाइंट को तो बस काम देखना है ना, उसने देखना है कि आपका काम कैसा और आपकी काम की कैसी जो है वो दिखने में कैसा लगता है, तो वो
आप उसको यहाँ दिखा रहे हैं। मिनिमम 3, मैक्सिमम 5, 6 जितना आप कर सकते हैं, कि बहुत ज्यादा भी नहीं करने, कोशिश करना बेस्ट और क्वालिटी वाला काम आपने यहाँ शुरू करना। नेक्स्ट आता है कि स्ट्रेटजी, टूल्स एंड प्लान, मेथड। ये चीजें बहुत जरूरी है। आपने ये देखना कि ये काम करने के लिए आप क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, कौन से टूल्स आप यूज करेंगे, आपका प्लान क्या, आपका मेथड क्या। ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को। क्यों? ताकि क्लाइंट को आइडिया हो कि आपको वाकई में ये काम करने के जो तरीकेकार है, जो उसके टूल्स हैं, जो उसके सॉफ्टवेयर है, वो आपको पता है। तो इससे क्लाइंट को ये चीज वेरीफाई होगी कि आप वाकई में एक्सपीरियंस बन गए। अगर आप खाली पोर्टफोलियो कर देंगे और इसको कहेंगे मैं एक्सपीरियंस बन रहा हूँ, तो वो ठीक है मान तो लेगा, लेकिन उसको ज़हन में एक क्वेश्चन मार रहेगा यार पता नहीं इसको ये टूल यूज करने आते हैं कि नहीं। तो उसको थोड़ा सा आपने बताना है, लेकिन आपने उस हद तक बताना है जितनी जितनी हद तक क्लाइंट को अंडरस्टैंड हो। ये नहीं करना कि आपने क्लाइंट को ये भी बताना देना है कि मैं पहले ये काम करूंगा फिर इसको इस तरीके से करूंगा। सारा तरीकेकार इस तरह नहीं बताना कि क्लाइंट खुद करने बैठ जाए और वो आपको ऑर्डर ही ना करे। बाद दफा मैंने देखा है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, उन्होंने क्या गलती की, क्लाइंट को कहा कि मैं वर्डप्रेस में फलाने लिंक पे जाके क्लिक करके तो उसको इंस्टॉल करूंगा। वो क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने जाकर खुद ही काम कर दिया, उसने उसको ऑर्डर सेंड ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने सारी तो तरकीब यहाँ बता दी, आपने पूरी रेसिपी नहीं बतानी यहाँ। ठीक है ना? आपने बस उसको एक ओवरव्यू देना बस, कि बस मुझे ये काम आता है, मुझे पता है ये बिरयानी कैसे बनेगी, इसमें जायका कैसा होगा और ये कैसे बनेगी और कितनी देर में बनेगी, बस ताकि उसको आइडिया हो जाए कि हाँ भाई वाकई में इसको पता है कि ये काम और स्ट्रेटजी इसकी क्या है। फिर उसके बाद आप उसे कोशिश करें क्वेश्चन पूछने की। ये यहाँ लिखा हुआ आस्क क्वेश्चन। तो आपने ना जो भी चीजें आपको लगता है आपने पूछनी, जैसे फर्ज करें डिजाइन क्रिएट करना, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि प्लीज टेल मी द कलर्स फॉर योर लोगो डिजाइन, कि कौन सा कलर आपने यूज करना है। फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं प्लीज टेल मी द साइज ऑफ दिस लोगो। या अगर आपकी वेबसाइट है तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई वेबसाइट का थीम क्या हो सकता है, वेबसाइट के अंदर जी ये इसकी कलर स्कीम क्या होगी, या वेबसाइट की जो इमेजेस आपने डालनी वो मुझे प्रोवाइड कर दें, या आपके पास अवेलेबल है या मैं खुद सर्च कर लूँ। तो इस तरह के सवाल आपने पूछने हैं। क्यों पूछने हैं? इससे क्या होगा कि क्लाइंट देखेगा यार ये बंदा मेरे काम के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो आपको रिप्लाई करने के लिए इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए आंसर जो है वो आपके इनबॉक्स में जरूर करें। तो ये एक टेक्निक है क्लाइंट को ग्रैब करने की, क्लाइंट को अपने इनबॉक्स में बुलाने की, ये टेक्निक है। फिर आपने ये पूछना है व्हाई यू आर आस्किंग दिस बेटर, व्हाई यू आर टेकिंग दिस मच टाइम। ये डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आपको बजट की और टाइम की उसके ऑफर में बात करनी चाहिए तो करें, लेकिन वैसे यहाँ पर कोशिश करें कि बजट की और टाइम की ज्यादा जो है ना डिस्कशन ना करें। उसको अगर आपको लगता है कि इसने टाइम और बजट जो है वो इसने कम लिखा हुआ है या बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, तो आप उसको इतना कह दें कि फॉर टाइम एंड बजट यू कैन निगोशिएट इन इनबॉक्स। तो जब एक दफा इनबॉक्स में उसको आने दें, इनबॉक्स में अगर वो आ जाएगा फिर आप उसे पहले सारा प्लान डिस्कस करने काम क्या ये वो, जब सारा काम डिस्कस हो जाए उसके बाद आपने बजट एंड टाइम जो है उसे डन करना है। ठीक है? या वैसे अक्सर क्लाइंट ये भी करते हैं, बाद नए क्लाइंट होते हैं वो ऑफर को एक्सेप्ट ही कर लेते हैं। ठीक है? तो उसके लिए फिर आप यहाँ लिख दें कि ये जो बजट एंड टाइम है ये मुझे सूटेबल नहीं है, वो हम इनबॉक्स में डिस्कस कर लेते हैं, तो लेकिन बाकी काम आपका मैं कर लूंगा, लेकिन ये इसके लिए भी आप जो है ना वो बताएं इनबॉक्स में आके, तो फिर हम इसको डिटेल से डिस्कस कर लें। ये एक तरीके का आ रहा है इस तरह। फिर आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स कोई है, अगर नेम ऑफ कंपनी, ठीक है एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये इस तरह से कोशिश करें स्पेशल ऑफर करने की, जो आप कर सकते हैं जितना आप ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये होगा कि इतनी ऑफर करें जिसमें आपका नुकसान ना हो। ये ना हो कि आप क्लाइंट का काम $50 का हो और आप उसको $100 के जो है ना स्पेशल ऑफर उसको दे रहे हैं बिला वजह। तो उसको उतनी ऑफर दें जितनी आप जो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इसलिए ये जरा क्लाइंट को जरा बाकी लोगों से जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। उसने जाहिर बात है बाकी लोगों की भी ऑफर्स पढ़नी है, जब वो आपके ऑफर पढ़ेगा वो कहेगा यार ये बंदा हाईली प्रोफेशनल है, इसने मुझे पोर्टफोलियो भी दिखाया, इसने स्ट्रेटजी भी बताई, इसने प्लान भी बताया, इसने मुझसे सवाल भी पूछ लिए हैं और इसने आप मुझे ऑफर स्पेशल ऑफर भी दे दी है, बोनस ऑफर भी दे दी है इसने। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट होगी ना, जो आपकी ऑफर होगी, वो बाकी लोगों की जो बाकी फ्रीलांसर्स ने ऑफर्स की उससे स्टैंड आउट कर रही होगी, उससे अलग दिख रही होगी, और उसको पता चल रहा होगा कि यार वाकई में ये बंदे की बात में और बाकी की बातों में इतना वजन नहीं नजर आ रहा जितनी की इस बंदे की बात में प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा है। ठीक है? तो वो आपको वो प्रेफर करेगा। अगर आपको लगता है कि आपको यूट्यूब का लिंक है वीडियो में, तो अपने काम की वीडियो बना के उसका यूट्यूब पे अपलोड कर दें, उसका लिंक यहाँ दे दें। ठीक है? और लास्ट पे उसको ना एक अच्छी से तरीके से कि प्लीज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, इस तरह से लिखें, लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस। या आप ये भी लिख सकते हैं कि इफ देयर इज मोर रिक्वायरमेंट यू कैन सेंड मी और यू कैन डिस्कस मी विद इन इनबॉक्स। तो इस तरह की कुछ चीजें। इस तरह ये भी लिख सकते हैं इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट और एनीथिंग प्लीज आस्क मी। ये चीजें लिखनी है और एंड पे आप रिगार्ड्स और अपना नाम लिखने, बस इतना। अच्छा, अब कॉमन मिस्टेक्स जो ज्यादातर लोग कर सकते हैं वो ये है कि एक तो इनरेलेवेंट बातें नहीं लिखनी आपने।
खाम खा अपनी रिक्वेस्ट को सेंड ऑफर को जो ऑफर सेंड कर रहे हैं उसको लंबा करने की कोशिश नहीं करनी फिजूल बातों से। उससे क्या होगा कि क्लाइंट आपकी आधी बात पड़ेगा और वो आपकी ऑफर को वहीं पे स्किप करके आगे मूव कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी, क्लाइंट का टाइम जाया नहीं करना। जो बात है वो पॉइंट की करनी है, ठीक है, टू द पॉइंट करनी है और देखना है कि कहाँ क्या बात करनी चाहिए और कहाँ नहीं करनी, क्या नहीं करनी चाहिए। एक ये चीज, दूसरी ये चीज कि अक्सर लोग ऑफर सेंड कर देते हैं पहली दफा ही, यानी लिखा और फौरन सेंड कर दिया, ऐसा नहीं करना। आपने उसको अगेन 3 दफा पढ़ना है कि जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं इसको सेंड करने जा रहा हूँ, क्या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या इसमें कोई रिवीजन की कोई जरूरत तो नहीं है या कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, जब ये सारी चीजें आप अपनी 3 दफा वेरीफाई कर लेंगे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, जब आपको लगता है कि नहीं अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, फिर आपने उसको ऑफर सेंड करनी है। क्योंकि आप जब ऑफर सेंड कर देते हैं उसको आप एडिट नहीं कर सकते। एक दफा जो आपने क्लाइंट को ऑफर सेंड कर दी उसके बाद एडिट नहीं होगी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद जो अक्सर लोग एक और मिस्टेक करते हैं, जो थर्ड मिस्टेक है वो ये है कि लोग सिर्फ ना 3 या 4 लाइन, 2-3 लाइन की ऑफर लिखते हैं और सेंड कर देते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप क्लाइंट के काम को थोड़ा सा एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करें, पोर्टफोलियो ऐड करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 लाइन की बनेगी, कम से कम 5 to 6 लाइन तक चली जाती है एक नॉर्मल ऑफर। और अगर क्लाइंट की ऑफर अगर फर्ज करें उसने 15-20 लाइनों में उसने रिक्वेस्ट लिखी हुई है, बाज़ का क्लाइंट काफी ज्यादा जो है ना डिटेल लिख देते हैं जैसे ये। और बाज़ दफा क्या करते हैं, क्लाइंट को फाइल भी दे देते हैं, जैसे इसने ये फाइल दी हुई है यहाँ पीडीएफ फाइल, तो इतनी ज्यादा जब उसने डिटेल दी होगी तो ऑब्वियसली आप उसको 2 या 3 या 5 लाइनों में जो है वो ऑफर नहीं लिखेंगे। फिर उसके लिहाज से आपको देखना पड़ेगा कि इसने इतनी डिटेल से बात की है, तो आप इसको कोशिश करें कि डिटेल जो है वो ऑफर सेंड करें जो कि उसके पॉइंट को वाजे कर दें। ठीक है, तो ये चीज आपने लाजमी ख्याल करनी है। और ये चीज आपको फाइलिटी एक्सटेंशन है, या आपने इसकी वीडियो देख लेनी है तब भाई आप इसको इसकी फाइल विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज ये विजिट नहीं करती। बेस्ट टाइम रात का टाइम है ऑफर सेंड करने का। ठीक है, आप अगर 15 या 20-25 ऑफर सेंड करेंगे तो फिर जाके आपको 3 या 4 की मैसेजेस आपको आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आपने ये नहीं करना कि एक ऑफर सेंड की बात, लोग ये भी सोचते हैं शायद मैं एक ऑफर सेंड करूंगा मुझे इसका रिप्लाई आएगा ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि वो आपको रिप्लाई करें। आप बाद दफा 10 ऑफर कर देते हैं, रिप्लाई किसी का नहीं आता। बाद दफा आप 5 ऑफर करते हैं, 2 का रिप्लाई आता है। तो इससे आपने बिल्कुल नहीं डरना, तब तक ऑफर सेंड करते रहना जब तक आपको क्लाइंट्स नहीं मिल जाते, जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिल जाता। जैसे ही आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, रिव्यूज मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद, अभी तो आप बायर का सेंड कर रहे हो, फिर एक वक्त आएगा आपको बायर का जो है वो सेंड नहीं करना पड़ेगी, खुद ब खुद क्लाइंट्स जो आपकी गिग्स पे आके ऑफर जो है वो ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देंगे। या फिर ऐसा भी स्टेट आती है कि बाद दफा आपकी प्रोफाइल डाउन जाना शुरू होती है, यानी आपकी प्रोफाइल एकदम चल रही थी, अच्छे ऑर्डर आ रहे थे, फिर बाद दफा डाउनफॉल आ जाता है, प्रोफाइल नीचे जाना शुरू हो जाती है, फिर आप दोबारा बायर को सेंड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं जो हो सकता है आपको बेहतर इसमें हेल्प करें।